देखिए, ये हमारा सेल है जिसके बीच में न्यूक्लियस है। इसी न्यूक्लियस में डीएनए है। दरअसल डीएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए में बदलकर सेल के न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, जहां एमआरएनए राइबोसोम की मदद से जो भोजन के थ्रू अमीनो एसिड हमने लिया था उनको मैनेज करके नए सिरे से प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। हमारे सेल के अंदर यानी प्रोटीन का सिंथेसिस सेल न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए पर ही आधारित होता है। पर क्या आपको पता है कि जब साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो उसके बाद प्रोटीन के साथ होता क्या है? चलिए बहुत ही साधारण भाषा में आज हम ये बात जान लेते हैं। देखिए, हमारे सेल न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन पर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन्हीं पोर्स से एक बहुत ही स्पेशल किस्म की संरचना का एक्सटेंशन होता है। ये संरचना दरअसल फास्फोलिपिड के मेम्ब्रेन की बनी हुई संरचना होती है, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक जो बिल्कुल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सटा हुआ होता है, उसमें न्यूक्लियस से बाहर निकल के आए राइबोसोम जाकर चिपक जाते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे दाने की तरह दिखने वाले राइबोसोम्स इसके सरफेस को खुरदुरा सा बना देते हैं, इसीलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे दरअसल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि राइबोसोम ही प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और ये राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चिपके हुए भी होते हैं, इसीलिए जब ये प्रोटीन का सिंथेसिस कर लेते हैं तो यही प्रोटीन सीधे इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में आ जाता है। असल में जो आप सैक लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सिस्टर्नी कहते हैं। इसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस होकर आए हैं वो वेसिकल्स के रूप में रहते हैं। जब प्रोटीन इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टम में आ जाते हैं तो इनके साथ होता क्या है? दरअसल यहाँ पर इन प्रोटीन के साथ प्रोसेसिंग होता है। या तो इन प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाते हैं, या फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल, या लिपिड के मॉलिक्यूल, या इन प्रोटीन का सॉर्टिंग होता है। इनमें से कुछ प्रोटीन क्लीव हो जाते हैं जो बड़े आकार के होते हैं, जैसा हमारे शरीर को जरूरत होती है। प्रोसेसिंग के बाद इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बाहर निकलता है। तो या तो इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह, उनके लिए यूज हो जाते हैं, जिन्हें ऑर्गेनल्स प्रोटीन कहते हैं, मतलब सेल के अंदर ही इस्तेमाल होने वाले प्रोटीन। या फिर ये उसी सेल के मेम्ब्रेन में अगर जरूरत हो तो वहां चले जाते हैं, या एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर निकल जाते हैं शरीर की दूसरी जगह पर जहां पर जरूरत हो। पर ये प्रोटीन्स गोल्जी बॉडी से होकर ही आगे बढ़ते हैं, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद ये प्रोटीन गोल्जी बॉडी में जाकर फर्दर प्रोसेस होते हैं। फिर ये आगे की ओर जहां पर जाना हो वहां पर जाते हैं। गोल्जी बॉडी भी हमारे शरीर का ही एक ऑर्गेनल है। इसका भी प्रोटीन के प्रोसेसिंग में बहुत बड़ा रोल है। आगे की वीडियो में हम गोल्जी बॉडी के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद देखिए, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे होता है, इसका रोल इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बहुत ज्यादा अलग होता है। इसकी संरचना भी थोड़ी अलग होती है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दरअसल लिपिड बाइलेयर फॉस्फोलिपिड से ही बने हुए होते हैं, पर इनका काम बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। देखिए, होता क्या है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे शरीर में स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन जैसे सेक्सुअल हार्मोन। ये लिपिड्स को भी स्टोर करके रखते हैं ताकि जब जरूरत हो तब सप्लाई किया जा सके आसानी से। इसके लिए ये सेल के अंदर ही लिपिड का सिंथेसिस भी करते हैं, और सेल मेम्ब्रेन जैसे मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फास्फोलिपिड का निर्माण भी करते हैं, लिपिड्स में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करके। इसके लिए इनके सरफेस पर कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो लिपिड्स के साथ क्रिया करके जरूरत के हिसाब से फॉस्फोलिपिड का निर्माण कर सके। अब देखिए, जैसे मसल की सेल्स होती है ना, उनमें ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह जाने जाते हैं, जो कैल्शियम को स्टोर करके रखता है, जो एक्शन पोटेंशियल में बहुत ज्यादा मददगार है। हार्ट के कंडक्शन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हार्ट के मसल में भी ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही होते हैं। लिवर में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिटॉक्सिफिकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। किसी भी प्रकार के जीनोबायोटिक्स और अल्कोहल वगैरह को ये डिटॉक्स करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हमने एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है। अब हमें जानना है गोल्जी बॉडी के बारे में। आने वाली वीडियो में हम गोल्जी बॉडी के बारे में जानेंगे। तब तक आप चैनल से कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए, वीडियो जल्दी आएंगे।